जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ गणपत वसीरा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, हमने एसआई वैकेंसी 2025 के संबंध में हिंदी की क्लास शुरू कर दी थी और इसमें हमने अभी तक बेसिक जो है डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने देख लिया था कि भाई भाषा क्या होती है, राइट? हमने भाषा भी डिस्कस किया था और हमने इसमें डेफिनेशन भी लिख दी थी कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। देखिए, मेरे साथ इसको रिवीजन भी करता रहना। आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा की जो डेफिनेशन है वो क्या थी कि अपने विचारों तथा मन के भावों को दूसरों के सामने क्या करना, प्रकट करना और दूसरों के विचारों को समझना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। फिर अपन ने कहा था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति जो संस्कृत की भाषा धातु से हुआ है, क्लियर है? और हमने इसको देख लिया था। इसके बाद हमने ये कहा था कि व्याकरण क्या होती है। व्याकरण शब्द पे हमने डिस्कस किया था और इसके बारे में हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी थी कि व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण क्या एक वह शास्त्र है जिसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। और इसके बाद हमने कहा था कि व्याकरण के क्या है, 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। उसमें हमने कहा था कि वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 अंग बताए थे। उसके बाद हमने वर्ण को लिया था और वर्ण पे डिस्कस किया था कि भाई वर्ण और ध्वनि में क्या फर्क है, क्लियर है? और हमने इसको समझ लिया था अच्छे से। और उस वर्ण से ही बनी क्या थी, वर्णमाला। तो हमने अपनी पिछली क्लास में ये भी देख लिया था कि वर्णमाला क्या होती है। और इसमें मूल रूप जो मैंने बताया था कि वर्ण जो होता है क्या होता है, वर्णों का क्या है, समूह है, लेकिन कैसा है, क्रमागत समूह है ना, या क्रमबद्ध समूह है। वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद अपन ने ये कहा कि जो वर्णमाला है उसको अपने 2 भागों में समझा था कि भाई वर्णमाला जो है, एक जिसमें एक तो स्वर वर्ण है, एक व्यंजन वर्ण है, क्लियर? और हमने ये कहा था कि स्वर वर्ण कौन से है, और ये हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था कि भाई स्वर वर्ण जो होते हैं वो इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, और ये क्या है, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये जो है व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर वर्ण जो होता है वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। हमने साथ में इसमें और भी जो इसके फीचर्स थे वो हमने देख लिए थे, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। उसके बाद अपन ने देख लिया था कि जो वर्णमाला है इसमें कितने वर्ण है, अभी कुल वर्ण कितने हैं, 53। कितने वर्ण है, 53 वर्ण है, 53 वर्ण है। और 53वां वर्ण कौन सा, वो भी अपन ने देख लिया था, है ना, क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई जो स्वर है, अच्छा अपन ने ये कहा था कि स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, अपन ने देख लिया था कि मूल स्वर 11 है। तो वो कौन कौन से, और मूल व्यंजन 33 है, तो वो कौन कौन से, और 11 और 33 को मिलाकर ये जो बनता है 44, है ना। और टोटल अपन कह रहे हैं वर्णमाला में 53 वर्ण है। तो ये अन्य वर्ण कौन कौन से हैं वो भी हम आज इस क्लास में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर? अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन देख लें कि जो वर्णमाला है, जो अपनी वर्णमाला है उसमें, ये अपनी वर्णमाला है। अपन ने देख लिया कि भाई वर्णमाला में कितने वर्ण है, अपने टोटल वर्ण 53 है, तो देख लिया था। और 53वां वर्ण जो है वो कौन सा है वो भी अपन ने देख लिया था। अब अपन कह रहे हैं कि इसमें जो स्वर है, स्वर वर्ण वो कौन सा है, और जो व्यंजन वर्ण है वो कौन सा है, क्लियर है? अब देखो, अब मैं एक बार आपको स्वर वर्ण या स्वर ध्वनिया लिखता हूँ ना। तो देखिए, एक तो है अपना ये अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये क्या है, ये सभी क्या है, ये स्वर है। क्या ये स्वर है, और ये कौन सा स्वर है, ये मूल स्वर है। ये सब क्या है, ये मूल स्वर है। और इनकी संख्या कितनी है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आपने ये पढ़ लिया था भाई, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है? और अपन ये भी कहा था कि जो मात्रा है इनकी वो कितनी है, वो 10 है, क्योंकि जो अ जो होता है इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए, क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि जो वर्णमाला में जो एक क्रम है, कि सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, स्वर वर्ण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, स्वर वर्ण। उसके बाद व्यंजन वर्ण कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले शुरुआत करें अपन व्यंजन वर्ण में, क्या कहता है, मूल व्यंजन जो कितने हैं, 33 है। क्या है, 33 है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कितना है, 33 है, क्लियर? अब मैं इनको एक बार लिख लेता हूँ सीक्वेंस में। देखिए, सबसे पहले, हालांकि इसको क वर्ग कहा जाता है, लेकिन एक बार अपन जब और आगे बढ़ेंगे तब इस तरह से लिखेंगे। एक बार मैं सिर्फ इसको लिख लेता हूँ, क, ख, ग, घ, ङ। फिर ये आपका छ, छ, ज, ज और य। क्या बोलते हैं इसको, य। हालांकि इनके जो उच्चारण है मैं आपको बताता हूँ आगे। ये जो अंग बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, इनका जो मूल उच्चारण है वो अज्ञात है। ये हमारा वर्तमान उच्चारण है। अगर मैं इसको अंग बोल रहा हूँ, है ना, तो ये वर्तमान उच्चारण है। इसका जो मूल उच्चारण है वो तो अज्ञात है, वो हमें नहीं पता क्या है, राइट? क, ख, ड, ढ, ण। अब ये जो है, ये पांचवा वर्ण जो है, ये है, ये है, इनके क्या, ये जो है ना पांचवा वर्ण, इसका जो मूल उच्चारण है वो हमें अभी पता नहीं है, क्लियर? फिर देखिए,
त, थ, द, ध और न। फिर आपका प, फ, ब, भ, म। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? आपका य, र, ल, व, श, स, त और ह। ये ये देखिए, ये आपके क्या है, ये मूल व्यंजन है। यहाँ से ये क्या है, ये मूल व्यंजन, मतलब आप क से आप ह तक जो है ये मूल व्यंजन है। क्लियर? और ये कितने हैं देखिए, ये यहाँ तक हो गया, क से म तक हो गया 25 और ये 8 और कितने हो गए 25 और 8, मतलब आप टोटल यहाँ तक देखेंगे तो ये 33 वर्ण हो गए। कितने हो गए? 33 वर्ण हो गए। अब अपन ने अभी तक देखा है कि जो मूल स्वर और मूल व्यंजन, मूल स्वर और मूल व्यंजन, अपन ने कहा कि जो मूल स्वर है, मूल स्वर 11 और मूल व्यंजन 33। और इस तरह से देखा जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो मूल ध्वनिया, या मैं कह सकता हूँ कुल मूल ध्वनिया या मूल वर्ण कितने हो गए? 11 प्लस 33, 44, 44। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी अपन ने ये देखा कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला में कुल वर्ण, कुल वर्णों की संख्या या कुल वर्ण, तो अपन ने कहा 53, 53 है, कितना है? 53। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? राइट? इसका मतलब ये है कि जो ये जो मूल वर्ण है, ये जो मूल वर्ण है, इसके अलावा भी अन्य ध्वनियां भी है। राइट? तो अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ थोड़ा दिखा दूँ। जैसे ये अपन ने लिखे ना, ये जो लिखे हैं, जैसे इसको समझना आप यहाँ पे, जैसे अपन ने यहाँ पे ये लिखा है, जैसे अपन ने ये लिखा है क, है ना, इस मैं व्यंजन को आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको देखो। जैसे मैंने लिखा है क, है ना, फिर ख, फिर ग, फिर ग और ये अंगा। तो इनके नीचे मैंने हल चिन्ह नहीं लगाया है। तो ये हल तिरछी रेखा जो होती है ना, इसको अपन क्या कहेंगे? हल चिन्ह। ये चिन्ह ये अपन ने नहीं लगाया। राइट? अगर ये हल चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये जो वर्ण है, ये व्यंजन जो है, इसमें अगर अपन हल चिन्ह लगा देते हैं और हल चिन्ह नहीं लगाते हैं, अगर हल चिन्ह नहीं लगाया है, तो ये जो क है, ये कैसा स्वर क है? ये स्वर युक्त क है, स्वर युक्त। क्लियर? क्योंकि इसमें अपन ने हल चिन्ह नहीं लगाया है। स्वर युक्त क है, इसका मतलब क्या, ये जो क है ये इस तरह से बना है, हल वाला क और अ, इन दोनों से मिलकर बनाई। और मैंने यहाँ पे कहीं पे भी हल चिन्ह नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है, ये स्वर युक्त व्यंजन है। और अगर मैं इसमें हल चिन्ह लगा देता तो क्या हो जाता? स्वर रहित व्यंजन होता। और स्वर रहित व्यंजन ही मूल व्यंजन है। लेकिन हमने इसको, अच्छा ये जो है इसको स्वर रहित व्यंजन कहेंगे। अगर हल चिन्ह लगा होता है तो ये स्वर रहित व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। क्लियर? और ये क्या क्या दर्शाता है अपन को कि भाई इसमें अ जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर? और ये व्यंजन का शुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप है व्यंजन का, शुद्ध रूप। स्वर रहित व्यंजन है, व्यंजन का ये शुद्ध रूप है, क्योंकि इसके नीचे क्या हल चिन्ह है। तो अब हल चिन्ह, अब जैसे 2024 का जो मानकीकरण है, उसमें जो वर्णमाला दर्शाई गई है, तो उसमें नीचे उन्होंने हल चिन्ह नहीं लगाया है। तो अपनी मान के चल रहे हैं कि इसमें जो युक्त वर्णमाला ये लिखी गई है। क्लियर? तो कोई इसको ये नहीं कहेगा कि भाई आपने ये क के नीचे हलंत क्यों नहीं लगाया या ख के। अगर आप इसको हल युक्त दर्शाना चाहें तो आप दर्शा सकते हो, वो मूल व्यंजन है, वो स्वर रहित व्यंजन हो जाएंगे और वो शुद्ध व्यंजन हो जाएंगे। और अगर आपने हल नहीं दर्शाया है, साथ में तिरछी रेखा साथ में नहीं खींची, इसका मतलब ये स्वरयुक्त व्यंजन है। क्लियर है? तो ये भी सही है, यहाँ पर ये भी सही है, क्योंकि जो वर्णमाला लिखी है 2024 मानकीकरण के अकॉर्डिंग, जो वर्णमाला है हिंदी निदेशालय द्वारा, उसमें उन्होंने हल चिन्ह को अलग से नहीं दर्शाया है। हालांकि उन्होंने नीचे नोट डाला है कि जो है हल चिन्ह जो है वो यहाँ पर नहीं दर्शाया, मतलब ये सूर्ययुक्त व्यंजन को दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है? अपन आगे बढ़ते हैं। आपने कह दिया कि भाई वर्णमाला में कुल वर्ण 33 है और मूल वर्ण जो है उनकी संख्या कितनी है? 44 है। तो अब अपन क्या करेंगे कि भाई हिंदी वर्णमाला में जो मूल ध्वनियां है या मूल वर्ण है, ये जो मूल वर्ण है, इसके अलावा और अन्य ध्वनियां कौन कौन सी है, तो अपन एक नोट डाल देते हैं यहाँ पर। क्या करते हैं? एक नोट डाल देते हैं कि भाई, अब एक नोट डालने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? कि हिंदी वर्णमाला में, आप मेरे साथ इसको नोट कर लीजिए, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में
मूल ध्वनियों मूल ध्वनियों मूल ध्वनियों या वर्णों के अतिरिक्त, मूल ध्वनियों या वर्ण एक ही बात है, वर्णों के अतिरिक्त, वर्णों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में मूल ध्वनि या वर्णों के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य प्रकार की और ध्वनियां हैं, अन्य प्रकार की और ध्वनियां और ध्वनियां या वर्ण हिंदी वर्णमाला में जो मूल ध्वनि या वर्ण है उसका अतिरिक्त अन्य प्रकार की और ध्वनियां या वर्ण सम्मिलित है, सम्मिलित है जिस वजह से, जिस वजह से क्या है, जिस वजह से, जिस वजह से हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, की संख्या 53 है, संख्या 53 है। मतलब ये समझो कि अपन ये कह रहे हैं कि जो मूल ध्वनि है वो कितनी है, 44 है, 11 स्वर और 11 व्यंजन, क्लियर। और अपन एक तरफ कह रहे हैं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में 53 है, तो वो कैसे हुई, वो अतिरिक्त ध्वनिया कौन सी है, तो अपन ने नोट डाल दिया कि हिंदी वर्णमाला में जो मूल ध्वनिया है, मूल ध्वनिया मतलब ये 44 ध्वनिया या वर्ण के अतिरिक्त अन्य प्रकार की और ध्वनिया सम्मिलित है, जिस वजह से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 है। तो अब अपन ये देखना है कि अन्य या अतिरिक्त ध्वनिया कौन सी है, तो अपन लिख देते हैं मूल ध्वनियों के अतिरिक्त अन्य ध्वनिया या अन्य वर्ण, मूल मूल ध्वनियों के अतिरिक्त, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मूल ध्वनियों के अतिरिक्त, मूल ध्वनियों या वर्णों, है ना, के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अन्य ध्वनिया, हिंदी वर्णमाला में अन्य ध्वनिया या वर्ण, या वर्ण निम्न है, निम्नलिखित है, कि भाई कौन कौन से, अपन वो नोट डाल रहा है, ठीक है ना। देखिए अपन ने कह दिया कुल 53 वर्ण है और मूल वर्णों की संख्या 44 है, तो अपन एक नोट डाल दिया कि मूल ध्वनियों या वर्णों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में जो अन्य ध्वनिया है, अन्य ध्वनिया या वर्ण निम्नलिखित है, ठीक है। अब अपने यहाँ पे देखिए, इसको अपन ऐसे फुल स्टॉप नहीं लगा के निम्नलिखित है, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, कौन कौन सी है देखिए ना। एक अपने पास देखो सबसे पहले जो है अपने पास है अनुस्वार और विसर्ग, क्या है, अनुस्वार एवं विसर्ग, अनुस्वार एवं विसर्ग, एवं विसर्ग, ठीक है। देखो अनुसार कैसे आपने देखा होगा, ये जो है इस तरह से जो है, ठीक है, अनुस्वार है, तो एक बिंदु है ये अनुसार, और विसर्ग जो है वो इस तरह से है, ये क्या है, विसर्ग है, तो क्या बोलते हैं विसर्ग। ये तो आपका हो गया अनुस्वार, क्या हुआ अनुस्वार, और ये जो है ये क्या है विसर्ग है, क्या है विसर्ग, क्लियर है। अब देखो इनको जो ना अभी जो 2024 के मानकीकरण है, 2024 का जो हिंदी मानकीकरण किया गया है ना, उसमें इसको क्या स्थान दिया गया है, उसकी बात कर रहे हैं। ये 2024 में इसको क्या है, स्वर में स्थान दिया है, स्वर में स्थान दिया है, किसमें स्थान दिया, स्वर में स्थान दिया, लेकिन इसको क्या है मूल स्वर नहीं माना है, समझना, लिखवा दूंगा मूल स्वर नहीं माना है, मतलब जो अपन कह रहे हैं ना 11 जो मूल स्वर है उसमें इसको स्थान नहीं दिया है ना, या इनको और दो बना के ऐड करके 13 मूल स्वर हो जाए, ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि ये जो अनुस्वार एवं विसर्ग है ये स्वर है, मतलब स्वर के साथ रखे जाते हैं, लेकिन ये मूल स्वर नहीं है, क्लियर। मतलब स्वरों में स्थान है, अतिरिक्त स्वर है, या इसको कह सकते हो ये अन्य स्वर है, अन्य स्वर है ना, या फिर अतिरिक्त स्वर है, क्या है अतिरिक्त स्वर है, मैं आपको लिखवा दूंगा अभी व्यवस्थित, अतिरिक्त स्वर है, मतलब मूल स्वरों के अतिरिक्त स्वर है, जो आपके मूल 11 स्वर है उसके अतिरिक्त है ये, राइट, लेकिन इनको स्वर माना है कि हाँ ये भी स्वर कैटेगरी में आते हैं, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन ये कहा जाता है कि ये ना तो मूल रूप से स्वर्ग है, मूल रूप से स्वर नहीं है, मूल रूप से स्वर नहीं है, और मूल रूप से व्यंजन भी नहीं है, ना तो मूल रूप से स्वर है ना मूल रूप से व्यंजन है, इनको स्वर के कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन मूल स्वर में कैटेगरी में नहीं रखा है, ये अतिरिक्त स्वर के तौर पे देखे जाएंगे, ठीक है, या फिर इनको अतिरिक्त ध्वनियों के तौर पे देखा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है, अयोगवाह भी कहा जाता है, अयोगवाह। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में अयोगवाह ध्वनि है ना, तो आप अनुस्वार अगर विसर्ग दे रखा ऑप्शन में तो वो आंसर डेफिनेटली उसको राइट करेंगे, क्लियर है। तो ये क्या है, अयोगवाह ध्वनि भी इनको कहा जाता है, ये ना तो मूल रूप से स्वर है ना मूल रूप से व्यंजन है, क्लियर।
लेकिन 2024 सन 2024 के मानकीकरण में इनको क्या है, स्वर में स्थान दिया है, मतलब स्वर जहाँ रखे उन्हीं के साथ में इनको रखा गया है, लेकिन इनको मूल स्वर नहीं कहा गया है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया अनुस्वार और विसर्ग, हालांकि इसके प्रयोग वगैरह क्या किस तरह से वो हम आगे देखेंगे फिलहाल। अभी हम एक बार इसको इतना समझते हैं। क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा लिखवा लूँ, आप इसमें पॉइंट डाल दो। ये तो आपने समझ लिया होगा, थोड़ा सा पॉइंट डाल दो इसमें। इसको थोड़ा मैं ऊपर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं अपन कि भाई अपन क्या लिखेंगे इसके बारे में। ये जो ये है, इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें अयोगवाह वर्ण भी कहा जाता है। ये जो स्वर एवं अनुस्वार अनुस्वार एवं विसर्ग जो इन्हें अयोगवाह वर्ण भी कहा जाता है, तो इन्हें अयोगवाह वर्ण भी कहा जाता है। लेकिन उससे पहले अपन ये कहते हैं, अच्छा इनको देखो आप, ये चीज़ और देखो, एक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई नहीं, इनको जब लिखा जाता है ना, तो इनको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे अनुस्वार है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, हम इसमें इस तरह से लिखा जाता है। ये देखो इस तरह से, मतलब ये जो है इसके साथ में लिखा जाता है इसको हमेशा। अनुस्वार एवं विसर्ग को क्या है, के साथ में लिखा जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अनुस्वार एवं विसर्ग जो है के साथ संयुक्त रूप से लिखी जाती है। क्लियर? तो पहला पॉइंट मैं डाल दूं कि अनुस्वार एवं विसर्ग इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है। एक तो मैं लिख देता हूँ इन्हें अयोगवाह भी। तो पहला पॉइंट जो है इन्हें ये है, और जो ये है इन्हें अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। पहला पॉइंट हो गया, अभी अपने समझ लिया था इसको अयोगवाह कहा जाता है। ये साथ में आप नोट्स बनाते रहना ताकि आपके प्रॉपर मटेरियल तैयार हो जाए। राइट? एक तो ये लिख दोगे। दूसरा पॉइंट आप क्या डालोगे इसमें, मैंने कहा कि सन 2024 के मानकीकरण में इन्हें क्या है, स्वर में स्थान दिया है, या स्वर ध्वनि माना है लेकिन मूल स्वर नहीं माना है। तो दूसरा पॉइंट अपन लिख रहे हैं, सन 2024 के मानकीकरण में, मानकीकरण में, मानकीकरण में इन्हें 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 स्वर में स्थान दिया है। क्या किया, स्वरों में स्थान दिया, या स्वर में स्थान दिया है, स्वर में स्थान दिया है, स्थान दिया है, या स्वर ध्वनि माना है। क्या ध्वनि, कौन सी ध्वनि माना है इनको, इनको भी कहा कि ये भी ये भी क्या है, ये स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि माना है। किंतु क्या किया, इनको भी स्वर ध्वनि माना है, माना, लेकिन क्या है, मूल स्वर नहीं माना, लेकिन लेकिन मूल स्वर नहीं माना। क्लियर है? मतलब आप समझ गए ना इस बात को। अब इसको देखो, इसको गलत मत लिखना, इसलिए मैंने लिखा लेकिन, लेकिन या किंतु, लेकिन मूल स्वर नहीं माना है ना, मतलब जो मूल स्वर वो कितने 11 है, तो ये उस मूल स्वर में नहीं माना है, लेकिन इसको स्थान का दिया गया, स्वर में स्थान दिया गया है। क्लियर? इनको और क्या कहा जाता है, अयोगवा वर्ण भी कहा जाता है। क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट अपन एक डाल सकते हैं कि ये जो है ये मूल स्वर नहीं, मतलब मूल स्वर तो नहीं है ना, है ना, तो ये ना तो मूल रूप से स्वर है, ना मूल रूप से व्यंजन है। एक पॉइंट डाल सकते हैं, ये न मूल रूप से स्वर है, न तो मूल रूप से स्वर है, से स्वर है न मूल रूप से व्यंजन है, न मूल रूप से, न मूल रूप से क्या है, व्यंजन है। मतलब मैं कहूँ अयोगवा वर्ण के संबंध में सत्य कथन है, तो आप कह सकते हो कि इन्हें स्वर में माना गया है, लेकिन ये मूल रूप से स्वर नहीं है, ये ना ही मूल रूप से क्या है, व्यंजन नहीं है। तो अपन कह सकते हैं अतिरिक्त ध्वनियों में स्थान दिया गया है, अतिरिक्त ध्वनियों में स्थान दिया गया है, अतिरिक्त ध्वनिया, अतिरिक्त वर्ण या अतिरिक्त ध्वनि, या अतिरिक्त ध्वनि, अतिरिक्त वर्णों या अतिरिक्त ध्वनियों में स्थान दिया है। क्लियर? मतलब ये जो मूल स्वर है उसमें नहीं है, मूल व्यंजन है उसमें नहीं है, उसके अतिरिक्त ध्वनियां हैं, हालांकि इनको स्थान स्वर में भी दिया है, लेकिन मूल स्वरों में स्थान नहीं दिया है। क्लियर है? तो अपन ने देख लिया कि जो अपने जो मूल जो वर्ण थे वो कितने थे, 44 थे। उसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग दो ये हो गया। अच्छा एक पॉइंट इसमें अपन ये लिख देते हैं कि ये हमेशा क्या है, के साथ संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। एक पॉइंट और डाल दीजिए, पांचवा पॉइंट अपन डाल सकते हैं, अपन समझ लिया था। तीसरा चौथा पॉइंट और डाल दीजिए, कितना होगा पॉइंट, एक दो तीन चार हो गए ना, पांचवा पॉइंट और डाल दीजिए। पांचवा पॉइंट डाल दीजिए इसमें कि भाई ये जो है क्या है, के साथ संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं, सदैव के साथ संयुक्त लिखी जाती है। ये जो दुनिया है, ये जो वर्ण है, ये क्या है, सदैव के साथ संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सदैव, सदैव के साथ, के साथ, सदैव के साथ संयुक्त लिखी जाती है। तो ये दुनिया है,
या के साथ संयुक्त लिखी जाती है, तो लिखी जाती है। क्लियर है? जैसे इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे ये जो है ये अनुस्वार है, ये आपका विसर्ग है, इसको आप सदैव ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम आपके? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ये कहा कि भाई जो स्वर मूल व्यंजन के अतिरिक्त दो अन्य ध्वनियां कौन सी है, तो अयोगवाद ध्वनि है या अनुस्वार और विसर्ग, और इनको स्वर में स्थान दिया है। अब इसके बाद और अन्य ध्वनियां कौन सी है, एक तो अपने देख लिया अनुस्वार विसर्ग, अब दूसरा अन्य ध्वनियां और कौन सी है भाई, 44 मूल वर्ण है, उसके अलावा अन्य वर्ण कौन कौन से अपन वो देख रहे हैं। तो उसमें अनुस्वार और विसर्ग ये अन्य वर्ण थे या अन्य ध्वनियां थी, इनको देख लिया। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा देखो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त ध्वनियां भी होती है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वर्ण या भी संयुक्त ध्वनियां, क्या बोल सकते हैं, संयुक्त व्यंजन ध्वनियां, संयुक्त व्यंजन ध्वनियां। मतलब आप समझ रहे होंगे जब मैं लिख रहा हूँ संयुक्त व्यंजन ध्वनियां, इसका मतलब क्या है, इनको स्थान का, ये व्यंजन में स्थान है, का स्थान इनका व्यंजन में स्थान है, लेकिन ये कैसे वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण है। समझ लो संयुक्त वर्ण मतलब क्या है, व्यंजन है लेकिन मूल व्यंजन नहीं, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या समझ लो आप, जैसे ये क्या है, दो व्यंजनों के मेल से बनेंगे। कैसे बनेंगे, व्यंजनों के मेल से, व्यंजनों के मेल से कैसे बनेंगे, संयुक्त है और व्यंजन है, व्यंजन मूल नहीं है, संयुक्त है। संयुक्त मतलब किसी न किसी व्यंजन के मिलने से बनेंगे, तो अपने कह दिया ये व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क्लियर? अपन इसकी डेफिनेशन अभी लिख देंगे, लेकिन एक बार समझने के लिए, ये जो संयुक्त व्यंजन व्यंजनों के मेल से बनते हैं और वर्ण तो है ही। अच्छा, इसको हम संयुक्त व्यंजन ध्वनिया भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया था ध्वनि और वर्ण में क्या फर्क है, वो समझ गया था। तो ध्वनि भी कहो या वर्ण भी कहो एक ही बात है, लेकिन किस तरह की ध्वनि है, संयुक्त व्यंजन ध्वनि है, मतलब व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। जैसे कि देखो ये आपके कितने हैं, चार है, कितने हैं, चार है। पहला जो आपके हैं, एक तो अक्ष, एक है त्र, एक है ज्ञ और एक है श्र। कितने हैं ये, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, चार है। कितनी है इनकी संख्या, चार है। अब देखो ये जो अक्ष है ये कैसे बना है, तो जाहिर सी बात अपन कह रहे हैं व्यंजनों के मेल से बना है, दो व्यंजनों के मेल से बना है। तो कैसे कैसे, एक तो इसमें मिला हुआ क और एक श, क और श मिलकर बनता है अक्ष। दूसरा है प्र, तो ये बनता है त, इसके नीचे हल है, और ये र, मतलब र पूरा है, र पूरा है, राइट। ज्ञ, तो इसमें ये ज, इसके नीचे हल है, और य च वर्ग में जो पंचम पांचवा वर्ण है च वर्ग का, वो य। और ये क्या श्र, ये आपका है श, हल है इसके नीचे, और र, र पूरा। तो ये जो चार वर्ण है इनको अपन क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अच्छा, इसकी इसको मैं लिखवा देता हूँ, आप नोट, इसको तो देखो ये संयुक्त व्यंजन, इसको आप ऐसे लिख देना, ये कितने हैं, चार, और इसको ऐसे नोट डाल के लिख देना, नोट डाल के लिख देना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इसको ऐसा कैसा लिख लेना। क्या लिखोगे, कि दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दो व्यंजनों, दो व्यंजनों के मेल, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेल हो रहा है, दो व्यंजनों के मेल से बने, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण, बने, दो व्यंजनों के मेल से बने, बने वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण, वर्ण कहलाते हैं। ये नोट डाल देना कि भाई दो व्यंजनों के मेल से, तो किन के मेल से, व्यंजन के मेल से, देखो है ना, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या चार है, इनकी संख्या चार है। क्लियर, ये पॉइंट आउट डाल देना, इनकी संख्या कितनी है, चार है। तो अपन ने देख लिया। तो अगर मैं कहूँ कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है, तो आप कह सकते हो कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में चार संयुक्त, हिंदी वर्णमाला में चार संयुक्त व्यंजन है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, जैसे अपन ने पहले ये कहा था कि हिंदी वर्णमाला में 11 मूल स्वर है, अपन ने कहा था हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है, वैसे हिंदी वर्णमाला में चार संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और ये कौन कौन से है, श, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कैसे बन रहा है, ये इसी तरह से बन रहा है। क्लियर है, हो जाएगा।
अच्छा, और आप इसको इस तरह से इसका नोट डाल के ये लिख दो, इसको भी लिख दीजिए इसी तरह से, ठीक है? मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, आप देख लो इसको नोट डाउन कर लो साथ में ही। क्लियर? ओनली ओनली 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप इसको तैयार कर लो, लिख लो। राइट? इसको लिख दिया आई होप। अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने कहा कि भाई मूल जो व्यंजन है, अपन ने अपने देख लिया कि मूल जो वर्ण है, मूल वर्ण अपन ने कह दिया था 44 है। उसके बाद अपन ने इसमें 2 और जोड़ लिए, कौन से? अयोगवाह। और ये 4 और जोड़ दिए, कौन से? संयुक्त। तो अभी तक कितने हो गए बताओ? 50 हो गए। अपन को कहाँ तक पहुँचना है? 53 तक। 53। तो अभी 3 और कौन से वो देखते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा 2 वर्ण और हैं। इसके अलावा हालाँकि 3 है कुल, लेकिन अपन 2 वर्ण और बात कर रहे हैं, एक उसकी कैटेगरी और अलग है। अपन ले रहे हैं, तीसरा पॉइंट डाल रहा है कि भाई जो मूल वर्ण है या मूल ध्वनि है, उसके अतिरिक्त अन्य ध्वनियाँ कौन-सी है? तो एक तो अयोगवाह ले लिया अपन ने, एक संयुक्त व्यंजन ध्वनि ले ली। अब ले रहे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण या उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनियाँ। क्लियर है? देखो, आप जब आप आपको समझने के लिए बता, जैसे ये ट वर्ग है ना, ट वर्ग अपन ने लिखा था ना मूल ध्वनियों में, ट, ठ, ड, ढ, न। ना तो ये जो है, ये 2 ड और ढ, ड और ढ, इसका उच्चारण क्या है? ड, और इसका ढ, ये 2 है। ये ट वर्ग के वर्ण है, ट वर्ग के वर्ण है, लेकिन इनके नीचे बिंदी नहीं है। अब एक और वर्ण आता है इसी तरह का, लेकिन इसके नीचे क्या बिंदी आती है या बिंदु आता है? ड, ये इसके नीचे क्या आता है? बिंदु आता है। तो ये जो है, जिनके नीचे बिंदु आ रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब ये है, इसका उच्चारण कैसे है? देखो, इसको तो बोल रहे हैं ड और ढ, ड और ढ, और इसको बोलेंगे अड और अढ, अड और अढ, ड ढ, अड अढ, अड अढ। फर्क है दोनों में। इसको बोलते हैं ड ढ, ड ढ, और इसको अड अढ, अड अढ। समझ लो दोनों में फर्क है। तो इनके नीचे क्या बिंदु आती है ये, तो ये जो ना इसी से बिगड़ कर बना है, इसी से बिगड़ कर बने हैं ये, बिगड़ कर बने हैं। मतलब ये जो ट वर्ग का जो तीसरा और चौथा वर्ण है, इसी से बिगड़ के ये अड और अढ बने हैं। क्लियर? इनको अपन बोलते हैं उच्च। अब आप इसका उच्चारण कीजिए, बोलिए अड 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 अड। जब आप इसको बोलते हो ना, तो आपकी जो जीवा है, मैंने आपको बताया था पूरा पिछली क्लास में, एक फोटो बना के बताया था ना, देखो एक बार वापस बना लेते हो ना। अपन ने बताया था कि ये इस तरह से बनाया था ना अपन ने, ये अपन ने कहा था ये कंठ है, राइट? फिर ये जो अंदर वाला भाग, या तो ओष्ठ ले लो, ओठ आपके, ठीक, या आपने दंत, और ये जो इससे ऊपर मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर जाता है, और या वो बीच वाला भाग हो गया, है ना, जो आपके चित्र होंगे 2, तो मैंने कहा था ये है तालु, है ना, और या जो ये भाग बताया था आपने, मुर्दा, ठीक है? तो अब इसका जब उच्चारण करते हैं ना, तो आपकी जो जीभ है ना, आपकी जो जीभ है ना अंदर, ये क्या करेगी? इसको टच करेगी सीधा और तुरंत नीचे आ जाएगी, इसको टच करेगी और तुरंत नीचे आ जाएगी। मतलब इनके उच्चारण में जो जीभ है, ये मूर्धा को स्पर्श करती है, इसको स्पर्श करती है मूर्धा को, और स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है। जैसे आप बोलोगे अड अड अढ, जैसे आप बोलते हो अड अड बोलते हो, तो ये जो जीभ है आपकी, ये सीधा इसको टच करती है, मूर्धा को। जीभ, जैसे ये जीभ है ना आपकी, ये आपका मूर्धा है, मान लो ये आपका मूर्धा है, तो ये जीभ सीधी इसको टच करते हैं, इसको टच करते नीचे गिर जाती है, तो तुरंत टच करते नीचे गिर जाती है, और जो ध्वनि निकलती है वो अड या अढ, इन दोनों का उच्चारण होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उच्चिष्ट व्यंजन वर्ण कौन से हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में जीवा जो है, वो मूर्धा को स्पर्श करती है और तुरंत नीचे गिर जाती है, राइट? अड और अढ, और इनकी पहचान क्या है? इनके नीचे क्या है? ये बिंदु आता है, क्या था? बिंदु आता है। अगर इनके नीचे ये बिंदु नहीं आता है, अगर मान लो ऐसे ही लिख दिया, इसका मतलब ये उच्चिष्ट वर्ण नहीं है। फिर ये क्या है? ये ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है, ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है। इसमें बिंदी नहीं है, देखो इनमें बिंदु नहीं है, लेकिन इनमें बिंदु है। अगर बिंदु है तो ये उत्क्षिप्त है, और बिंदु नहीं है तो ये उत्क्षिप्त नहीं है। ये ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है। क्लियर? और इसी से बिगड़ कर ये बना है, और इसमें इसकी पहचान यही है कि इसका जब उच्चारण करेंगे तो जीवा जो है आपकी, वो मूर्धा को टच करते ही नीचे गिरती है। क्लियर है? अच्छा देखो, आपको मैं कुछ चीज और भी दिखाता हूँ। जैसे आप देखो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें इसकी पहचान कैसे करो। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, आप देखना। मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा, मान लो कि पढ़ाई, 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 एक शब्द है। ठीक? मैंने एक लिखा सड़क, सड़क,
क्लियर? अब मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर पंडित, पंडित। एक शब्द मैंने लिखा खंड, क्या लिखा? खंड। क्लियर? एक शब्द जैसे मैं लिख दूँ ढोलक, ढोलक, ढोलक। या जैसे मैंने लिख दिया मान लो डमरू, क्या लिख दिया? डमरू। या मैं लिख दूँ डाली, क्या लिख दूँ? डाली, है ना? इधर जैसे मैं वो लिख दूँ तो अब एक समझो आप, जैसे मैं और भी कुछ लिया जैसे पकड़ना, पकड़ना, है ना? या आपकी लड़ाई, लड़ाई, ठीक है, राइट है? अच्छा जैसे मैं लिखूँ मंडल, क्या लिखूँ? मंडल, मंडल। या मैं और भी लिख सकता हूँ जैसे कि अड्डा, अड्डा, अड्डा। क्लियर? या मैं लिख सकता हूँ जैसे ढोलक हो गया, डमरू हो गया, डाली हो गया, है ना? ढक्कन, ढक्कन। अब देखो इसको समझना जरा सा, आपके सामने ये वर्ड शब्द मैंने लिखे हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ तो मैंने क्या किया, यहाँ तो मैंने ये क्या करा, बिंदु बिंदु लगाया इसके नीचे, लगाया? या भी क्या बिंदु लगाया है? या क्या बिंदु लगाया है? या क्या बिंदु लगाया है? लेकिन यहाँ देखो, यह बिंदु नहीं है, यहाँ भी बिंदु नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, राइट? यहाँ है क्या? ये देखो ये पहला वर्ण यहाँ पे है क्या? बिंदु नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बताओ। अपन यहाँ तो बिंदु लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगा रहे, अब पता कैसे लगेगा कि भाई कहाँ बिंदु लगाया और कहाँ नहीं लगाया? अब आपने एकदम से लिख दिया कहीं पे ढोलक लिख दिया कि भाई ढोलक इधर लाओ, आपने ढोलक तो लिख दिया। अब आपको लगेगा बिंदु लगाओ या नहीं लगाओ? अगर आप दोनों में फर्क है, अगर आप नहीं लगाते हो खाली ये लिख देते हो, इसका मतलब तो क्या हुआ? ये उत्क्षिप्त नहीं है, उत्क्षिप्त नहीं है। लेकिन अगर आप ये शब्द लेते हो, पकड़ना, पकड़ना, है ना? या बिंदु लगा रहे हो तो ये क्या है? यहाँ पे ये उत्क्षिप्त है। तो अब आपको ये होगा कि यार कहीं पे अपन लगा रहे, जैसे ये देखो ढोलक, डमरू, डाली, ढक्कन, या कहीं नहीं है। पंडित, खंड, मंडल या नहीं है। और पढ़ाई, सड़क, पकड़ना, लड़ाई या ढूंढना, आप और भी लिख लो ढूंढना, जैसे कि एक शब्द लिख लो ढूंढना, ढूंढना, ढूंढना। अब या है जैसे ये, तो इनमें है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, समझ लो? तो कहीं पर उत्क्षिप्त नहीं है और कहीं पर क्या है, अगर बिंदु आ जाता तो वो उत्क्षिप्त है। तो अभी अपन इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, अभी आप इसको समझेंगे। देखिए मेरा ये कहना है कि जैसे कि इनकी पहचान करो आप, ये जो शब्द लिखे हैं ये एक जैसे वर्ड है शब्द, आप देखो इन सब में ये जो ड है, ड या ढ, बिंदी हटा रहा हूं मैं ना, इससे पहले क्या है? इससे पहले आधा वर्ण है, क्या है? आधा वर्ण, आधा व्यंजन वर्ण। देखो आधा वर्ण है, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, राइट? ये जो आधा वर्ण है, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, राइट? ये क्या है? आधे वर्ण है। ठीक है, जैसे आप बुड्ढा लिखेंगे, बुड्ढा। अब इसके पहले क्या? ये आधा वर्ण है। तो अगर ये आधा वर्ण आ रहा है, मतलब आधा वर्ण आ रहा है आपका, तो उसके बाद आपका ड या ढ आता है, ड या ढ आता है, तो उसमें आप बिंदु नहीं लगाएंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे, देखो नहीं लगाई। वैसे ही अगर इसमें इन सब की देखो क्या एक जैसी आपको दिख रही है चीजें, इन सबको देखो गौर से। आप देखोगे ये ढोलक शब्द है, इसमें ड जो है, ढ, ढोलक, ये पहले आ गया। ये ड में, डमरू में ड पहले आया है, डाली में ड पहले आया है, ढक्कन में ढ पहले आया है। मतलब अगर किसी भी शब्द का पहला वर्ण ड या ढ है तो वह बिंदी नहीं आती है। पहला वर्ण, पहला वर्ण अगर ड या ढ है तो वह बिंदी नहीं आती है, मतलब वह उत्क्षिप्त वर्ण नहीं आता है। वह अपना ट वर्ग का जो तीसरा और चौथा वर्ण है वही आएगा। अगर किसी भी ड या ढ से पहले आधा वर्ण आता है तो वह बिंदी नहीं आती है, मतलब वह ट वर्ण का ही तीसरा या चौथा वर्ण आएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा किसी भी प्रकार का वर्ण शब्द हो, किसी भी प्रकार का, और ड और ढ आएगा तो उन सब में क्या बिंदी आएगी। और वो जो बिंदी आएगी तो वो शब्द वो क्या कहलाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण होगा। या क्या होगा? उत्क्षिप्त वर्ण होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि निम्नलिखित में से किसमें उत्क्षिप्त वर्ण है ना? जैसे मैंने लिख दिया ढक्कन, ढक्कन, ठीक है? या फिर मैं कह दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? जैसे मैंने अ लिख दिया ढक्कन, अ लिख दिया मैंने ढक्कन। एक मिनट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ। मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द है। तो मैंने लिख दिया पंडित, के नीचे बिंदी लगा दी।
ब, ढोलक, ढोलक, नीचे बिंदी लगा दी। स है लड़ाई, नीचे बिंदी लगा दी। द है अड्डा, नीचे बिंदी लगा। अब आप सही शब्द कौन सा है? देखो ये पंडित, इस शब्द का विश्लेषण देखो, आप इसको देखो। अब इसमें इसके नीचे बिंदी आ गई, मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि आधा वर्ण आ रहा है ड से पहले, तो ये नहीं आना चाहिए। पहला वर्ण तो इसमें बिंदी नहीं आनी चाहिए। इसमें आधा वर्ण आ गया तो इसमें भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जो लड़ाई शब्द है ये सही है। ठीक है, तो आप कर लोगे, या फिर इसको मैं ऐसे कर लेता, निम्नलिखित शब्दों में उत्क्षिप्त वर्ण है, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर इसका। क्लियर है, हो जाएगा, समझ लिया। अब इसको थोड़ा लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ इसको, राइट। ये का ये लिख लो इसको, देखो उत्क्षिप्त वर्ण, आप नोट डाल देना। मैं लिख रहा हूँ, आप साथ में लिखते हो, समझ तो लिए होंगे, तो अब इसको ऐसे ही लिख दो बिल्कुल, ठीक है। हेडिंग तो वही है, उत्क्षिप्त वर्ण। अब इसमें लिख दिए भाई उत्क्षिप्त वर्ण क्या है, हम इसको लिख रहे हैं उत्क्षिप्त वर्ण को, राइट। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा, अब इसकी डेफिनेशन लिख देते पहले, तो मैंने आपको बता दिया था उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण। अब इसकी क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा, जो मैंने बताया कि मूर्धा को स्पर्श करते ही नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों, साथ साथ में लिखते जाओ, ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा, ये जो जीवा है, ये जीवा मूर्धा को स्पर्श कर, मूर्धा को स्पर्श कर, स्पर्श कर क्या हो जाती है, तुरंत नीचे गिरती है, मतलब रुकेगी नहीं, तुरंत टच करते ही नीचे आ जाएगी, तुरंत स्पर्श कर, तुरंत, तुरंत नीचे गिर जाती है, गिर जाती है, तुरंत नीचे गिर जाती है, उसको क्या कहेंगे, वो कौन से वर्ण कहलाएंगे, उत्क्षिप्त वर्ण कहलाएंगे। तो जीवा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिर जाती है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिर जाती है, तुरंत नीचे गिर जाती है, या तुरंत नीचे गिरती है, तुरंत नीचे गिरती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त वर्ण कहेंगे। उत्क्षिप्त वर्ण कितने हैं, उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से, देखो उनकी संख्या कितनी है, दो। उत्क्षिप्त वर्ण कितने हैं, दो है। एक तो आपका ये, और एक आपका ये अड, 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 और ये अढ़, अढ़, ठीक है। और ये दोनों कैसे बने हैं, तो इसको मैं यही पे लिख लेता हूँ कि ट वर्ग के ड और ढ से बिगड़ कर बने हैं। ट वर्ग के, ये दुनिया कैसे बनी है, ये जो दुनिया बनी है ना, अपने ट वर्ग की जो दुनिया है ना, ड और ढ उसी से बिगड़ कर बनी है। ट वर्ग, ट वर्ग के ड और ढ, ड और ढ ध्वनियों से बिगड़ कर बनी है, से बिगड़ कर बनी है। अब इसको ऐसे लिख देना, बिल्कुल बिगड़ कर बनी है, ठीक है। बता दिया था, समझा दिया था कैसे बनी है। तो ट वर्ग के ड ढ ध्वनियों से बिगड़ कर बनी है। क्लियर है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें बिंदी नहीं, लेकिन इसमें बिंदी है, तो अपन एक नेक्स्ट पॉइंट याद डाल दें कि उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण में बिंदी लगती है या बिंदु लगता है। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण में, उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या होता है, बिंदु लगती है या बिंदी लगती है, बिंदी लगती है, इसको लिख दो बिंदु लगता है। ठीक है, क्या लिख सकते हो, उत्क्षिप्त व्यंजन में नीचे बिंदु लगता है, नीचे बिंदु लगता है, लगता है। क्लियर यहाँ पे। तो अपन ने पहला पॉइंट लिख दिया कि भाई उत्क्षिप्त वर्ण क्या है, तो जिनके उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है। कौन कौन से हैं, ये दो है, और अपने कहा कि ट वर्ग के ड और ढ जो है उन ध्वनियों से बिगड़ कर ही बने हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन में नीचे बिंदु लगता है। क्लियर है, देखो अपने
अगर बिंदी नहीं है तो उत्क्षिप्त नहीं है, ये एक नोट डाल दो। अगर कहीं पे है ये वर्ण और आपको अगर दिखता है कि भाई बिंदु नहीं है, नीचे बिंदी नहीं है, तो उत्क्षिप्त भी नहीं है ये। बिंदु नहीं तो उत्क्षिप्त नहीं, इसको शॉर्ट में लिख दो, बिंदु नहीं तो उत्क्षिप्त नहीं, बिंदु नहीं तो उत्क्षिप्त नहीं। बिंदु नहीं तो उत्क्षिप्त नहीं, बिंदु नहीं, नहीं तो उत्क्षिप्त नहीं। ये समझने के लिए कि भाई अगर आपने देख लिया कहीं वर्ण लिखा है, इस तरह से वर्ण लिखा है और अगर बिंदु नहीं लिखी है तो आप समझ लेना वो उत्क्षिप्त नहीं है, वो फिर क्या है, ट वर्ग के वर्ण है। क्या है, वो ट वर्ग के वर्ण है, तीसरे और चौथे। और अगर बिंदु है तो आप क्या कहेंगे कि ये उत्क्षिप्त वर्ण है। क्लियर है, इसका मतलब बिंदु नहीं है तो ये उत्क्षिप्त नहीं है। क्लियर है, समझ गए आप। अपन अब मैंने आपको कुछ बताया कि भाई कहाँ पर बिंदु लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा, उसको भी थोड़ा लिख लेते हैं, नहीं तो आप क्या भूल जाएंगे। उसको नोट कर लो मेरे साथ। जैसे आप पहला एक पॉइंट लिख लो, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स लिखे थे, वो वर्ण लिख लो, वो शब्द लिख लो, उसके बाद अपन देखते हैं कि जैसे आप नोट डाल दीजिए पहला, ठीक है, कि यदि शब्द की शुरुआत, यदि शब्द की शुरुआत, यदि शब्द की शुरुआत, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो, इन वर्णों से हो, किन वर्णों से, इन वर्णों से हो, वर्णों से हो, तो लिखते समय, तो लिखते समय, तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, बिंदु नहीं आता है। पॉइंट डाल दिया, आप फर्स्ट पॉइंट डाल दो इसको या नोट डाल दो, नहीं आता है। राइट, देखो कैसे नहीं आता। तो अपने ये कहा कि अगर शुरुआत इन्हीं से हो रहा है, शुरुआत इनसे हो रहा है, क्या हो रहा है, शुरुआत इनसे हो रहा है ना, तो इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे आपको मैंने कहा एक शब्द लिख रहा हूँ, डमरू, डमरू, तो ये क्या शब्द की शुरुआत हो रही है, तो इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। क्लियर, जैसे मैंने लिख दिया डाली, डाली नहीं आएगी। ढोलक, ढोलक, क्या लिखा है, ढोलक, तो इसके नीचे भी क्या बिंदु नहीं आएगा। बिंदु नहीं आएगा। जैसे मैं लिख दूँ ढक्कन, क्या लिख दूँ, ढक्कन, तो शुरुआत इससे हो रहा है तो ये ढक्कन ऐसे आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। तो समझ गए, जब शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो उनके नीचे बिंदु नहीं आता है। ये आपके उदाहरण हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ गए होंगे। ऐसे ही अपन दूसरा पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। अपने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया कि जिन शब्दों के शुरू में इन वर्णों का प्रयोग होता है तो वह बिंदु नहीं आता है। तो वैसे अपन डालते हैं यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट डाल दो, नोट डाल दो या पॉइंट आप लिखिए, नेक्स्ट नोट डालिए, ये आपका नोट सेकंड है, ठीक है। पहला अपन डाल दिया कि वे जिन वर्णों की शुरुआत, जिन शब्दों की शुरुआत इन वर्णों से होती है उनके नीचे बिंदु नहीं आता है। अपन कह रहे हैं यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले कोई आधा वर्ण आता है, मतलब ये जो वर्ण है इनसे पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। तो आप नोट डाल दीजिए दूसरा पॉइंट कि यदि 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 शब्द के अंतर्गत, यदि शब्द के अंतर्गत, शब्द के अंतर्गत, अंतर्गत इनसे पहले है, इनसे पहले पहले आधा वर्ण आता है, क्या आता है, आधा वर्ण, इनके अंतर्गत, क्या लिखने में इशू आ रहा है थोड़ा सा, आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण आता है तो भी क्या होता है, तो भी लिखते समय इनके नीचे, लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, इनके नीचे क्या नहीं आता, बिंदु नहीं आता है। फिर बिंदु, बिंदु नहीं आता है। क्लियर, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आ रहा है, आधा वर्ण, आधा वर्ण आता है ना, तो भी इनके नीचे बिंदु नहीं आता है।
और अपन ने देख लिया था एग्जाम्पल समझ लिया, देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर वापस एक बार, आप इसको ऐसे कैसे लिख देना उदाहरण के तौर पर आप समझ लो। जैसे कि क्या था, अपने कहा था पंडित, पंडित, फिर अपने लिख दिया था अड्डा, क्या लिख दिया था, अड्डा, अड्डा। अब देखो इस इधर से पहले आधा बना रहा है अड्डा, इससे पहले आधा बना रहा है, राइट, जैसे खंड, आधा बना रहा है मंडल, आधा बना रहा है, तो इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा, क्लियर है। और एक तीसरा नोट और डाल दो, अब एक नोट और डाल दो, आप एक नोट डाल रहे हैं कि उपयुक्त दोनों नोट के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आएगा। आप लिख सकते हो कि उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त दोनों स्थिति, जो दोनों स्थिति है ना ऊपर की अपने बताई, उपयुक्त दोनों स्थिति के अलावा, अलावा, स्थिति के अलावा प्रत्येक स्थिति में क्या आएगा, बिंदु आएगा, प्रत्येक स्थिति में बिंदु आएगा। क्लियर है कि भाई जो ऊपर की दोनों स्थिति, भाई एक तो शब्द की शुरुआत इन वर्ण से हो या इन वर्ण से पहले आधा बना जाए, इन दोनों के अलावा अगर कहीं भी कोई भी स्थिति बनती है तो वहां पे क्या है, बिंदु आएगा। जैसे आपने लिख दिया था, उदाहरण लिख दो वापस एक बार, क्या कहा देखो, पढ़ाई, देखो ना तो पहले आ रहा है ना इसके बाद आधा बना रहा है, लड़ाई, ना तो ये पहले आ रहा है ना इसके बाद कोई आधा बना रहा है, लड़ाई से पहले कोई आधा बना रहा है ना, सड़क, तो ना तो इससे पहले आधा बना और ना ये खुद अपना आप में पहला बना, पकड़ना, राइट, ढूंढना, 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 तो इस तरह से तो अब आप समझ रहे होंगे कि उच्छित वर्ण, तो हिंदी वर्णमाला में कितने हैं उच्छित वर्ण, दो है। और ये कैसे बने, प वर्ग का जो डेड है उसी से बिगड़ कर बना है। और अपन ये देख लिया कि भाई इसमें बिंदी अगर लगेगी तभी वो उच्छित वर्ण है, और अगर बिंदु नहीं लग रहा है इसका मतलब वो उच्छित वर्ण नहीं है। और बिंदु कहाँ कहाँ लगता है वो अपने देख लिया, और कहाँ नहीं लगता है वो अपने देख लिया, क्लियर है। अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने ये कहा कि भाई अपने पास एक तो अपने देख लिया कि एक तो अयोगवाह, दो तो अयोगवाह है, 44 मूल वर्ण है, प्लस दो अयोगवाह हो गए, चार आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गए, और दो आपके उच्छित वर्ण हो गए, इसका मतलब कितने हो गए देखिए, 52 हो गए। और अब लास्ट बच रहा है 53वां वर्ण, 53वां वर्ण है ना, उसको भी देख लेते हैं। अपन कह रहे हैं अच्छा, हमने कहा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 है, ठीक है। और अभी तक हमने कितने वर्ण देख लिए, 52 वर्ण देख लिए, ठीक है। अब ये जो 53वां वर्ण है, मैंने आपको कहा था 53वां वर्ण जो है वो नया जोड़ा है हिंदी वर्णमाला में, राइट, वो कौन सा था, ये, एक मिनट दोस्तों, जो 53वां वर्ण है, 53वां वर्ण जो है वो कौन सा है, ये 53वां वर्ण है, जो सन 2024 के मानकीकरण में इसको नया जोड़ा गया है, मानकीकरण में इसको जोड़ा गया है, में इसको नया जोड़ा गया है कि ये 53वां वर्ण है। ये जो वर्ण है ना, देखिए ये जो आपके जो हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे आपके हरियाणवी है ना, हरियाणवी हो गई है ना, जैसे कि आपके आप मारवाड़ी है, हरियाणवी होगी, मारवाड़ी, या फिर गढ़वाली है, या कुछ जैसा आपकी मराठी जो भाषा है अपने आप में ना, देखो मराठी भाषा भी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है ना। इसके अलावा कुछ भाषा ऐसी भी है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, उनकी अपनी लिपि अलग है, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया, तो ये भाषाएं होगी, कुछ बोलियां होगी, इनमें इस ये जो वर्ण है इसका प्रयोग होता आया है, मतलब इसका जो प्रयोग है व्यापक रूप से होता आया है। तो मतलब जब उच्चारण करते थे तो उन भाषाओं में, जैसे हरियाणवी या मारवाड़ी में, उसमें भी ये जैसे बोला जाता था, तो अब क्या है, हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान दे दिया है, और ये 33वां वर्ण के तौर पर इसको शामिल किया गया है। जैसे आप इसका उपयोग, जैसे मूल रूप से व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसमें आप इसका उपयोग देखेंगे। जैसे आप किसी व्यक्ति का नाम अगर लेते हो, जैसे आप बोलते हो तो कालू राम, कालू, क्या कहते हो, कालू राम, या फिर कालू बोलते हो, ठीक, आप बोलते हो काड़ू, उसको ऐसे लिखते हो,
आड़ू, या जैसे मूलाराम, मूलाराम एक तो होता है मूला और एक होता है मूलाराम, समझ रहे हो? तो ये जो है एक होता है कुलकर्णी, एक होता है कुलकर्णी, है ना? जैसे कालू, कालू, मूला, है ना? तो ये जो है ये जो वर्ण है, ये मारवाड़ी में, हरियाणवी बोली में और कई भाषाओं जैसे मराठी भाषा में उनमें ये व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा था। तो अब हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान दे दिया गया इस तरह से, क्लियर है? और इसको मैंने आपको लिखवा ही दिया था कि भाई ये 53वें वर्ण के रूप में शामिल हुआ है और ये आना तो क्या चाहिए था, ट वर्ग में आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ट वर्ग में, क्योंकि जो इसका उच्चारण है ना वो कैसा है, ये कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य, है ना? मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, तो इसलिए आना क्या चाहिए था? ट वर्ग में आना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा था कि हिंदी वर्णमाला जो प्रभावित ना हो, उसका जो क्रम पहले से बना हो वो बना रहे, इसलिए इसको आगे अंत में जोड़ दिया गया। तो सिर्फ इतना सा है कि हिंदी वर्णमाला में 53वां जो वर्ण है वो नया जोड़ा गया है और वो किन जगहों पे पहले बोला जा रहा था, हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊं की जो बोलियां है, ये हिंदी की बोलियां है, इनमें बोला जा रहा था। फिर इसके अलावा जैसे मराठी भाषा, उसमें भी इसका यूज होता था कहीं कहीं। फिर देवनागरी लिपि जो है, उसके अतिरिक्त अन्य लिपियों की जो भाषा है, जैसे अपने यहाँ तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, इनमें भी इसका प्रयोग होता था। तो उसी को देखते हुए, इसके व्यापक प्रयोग को देखते हुए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसको हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, क्लियर है? तो हमने इसको बेसिकली समझ लिया है और इसके बारे में मैंने आपको पहले लिखवा दिया था कि भाई ये जो है 53वां वर्ण है और ये मुद्रा से बोला जाता है। इसका उच्चारण जब करता है तो जीवा जो मुद्रा को टच करती है, लेकिन ट वर्ग में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वर्णमाला प्रभावित ना हो इसलिए इसको क्या किया गया, अंत में जोड़ा गया है। तो इस तरह से आप अगर देखोगे, है ना, तो अभी तक में आपके जो वर्ण है टोटल वो 53 वर्ण हो गए। और वो कैसे हो गए, अपन एक बार लिख लेते हैं इनको सारा डिटेल में कि सबसे पहले तो जो है हिंदी वर्णमाला की अपन एक बार देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हो गए, 53, ठीक है? अपन ने इसमें कहा कि मूल, सबसे पहले क्या है, मूल स्वर है, वो कितने हैं, 11 हैं। फिर अपन ने कहा अयोगवाह, अयोग क्रम देख रहे हैं, अयोगवाह, ये कितने हैं, 2 हैं। मूल स्वर अ से शुरू होता है, अ से औ तक, क्लियर? फिर आपने कहा अयोगवाह, कौन कौन से थे, हम और अ, ठीक है? ये अ के साथ संयुक्त रूप से लिखा जाता है, देख लिया, अनुस्वार विसर्ग, क्लियर? उसके अपन ने कहा मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कौन कौन से हुए अपने पास, क से शुरू होकर ह तक, क से शुरू होकर ह तक, ये कितने थे, 33, कितने थे, 33। एक मिनट इसको इससे लिख देता हूँ, कितने 33, मूल व्यंजन कितने 33, कहाँ से कहा था कि क से शुरू होकर ह तक, क्लियर है? उसके बाद अपन ने कहा कि ये जो मूल व्यंजन, एक मिनट, मूल व्यंजन हो गया। फिर अपन ने क्या कहा इसके बारे में, संयुक्त व्यंजन, कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से थे अपने देख लिए थे, क, र, ज्ञ और श्र, क्लियर है? ये 4 वर्ण, ये कौन से संयुक्त है? उसके बाद अपन ने कहा उत्क्षिप्त व्यंजन, कौन से, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इससे मैंने आपको कहा कि ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 2 है, कितनी है, 2, कौन कौन से, अड और अढ, और ये क्या है, इनके नीचे क्या बिंदु लगता है, और ये ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण ड और ढ उसी से बिगड़ कर बने हैं, क्लियर? और जो अंतिम वर्ण जो 13वां वर्ण है उसको बोला जाता है विशिष्ट वर्ण, कौन सा वर्ण, विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्ण या विशिष्ट व्यंजन वर्ण, ठीक है? कितना है, एक है, कौन सा है, ये, क्लियर? तो ये भी ये टोटल देख लीजिए आप, ये कितने वर्ण हो गए आपके हिंदी वर्णमाला में, 11 और 33, 44 तो पहले से थे, 2 ये हो गए 46, 4 50, 2 52 और 1 53, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 53 हो गया। 53वां वर्ण कौन सा विशिष्ट वर्ण है, कौन सा, ये, राइट? अच्छा, अपन यहाँ तक देख लिया, अब अपनी क्लास को अपन यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे कि जो अपना जो अगला टॉपिक है उस पर अपन बात करेंगे संधि, उस पर बात करेंगे संधि पर, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी करते रहिए।